हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नोनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास साइंस से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, और हिंदी में बात करें तो पौधों को जानिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। हमारे आसपास के प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, while some are just patches of green on the soil। मतलब कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, और कुछ बस जमीन पे हरी हरी घास के जैसे, मतलब जैसे घास रहती है वैसे है। Some have green leaves while some other have reddish one। मतलब किसी की जो पत्तियां हैं वो ग्रीन है, किसी की लाल है। Some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none। मतलब किसी के जो फ्लावर हैं और किसी के ब्लू कलर के हैं, किसी रेड कलर के हैं और किसी में नहीं है। We do see a variety of plant existing all around us near our home, in school ground, on the way to school, in the park। और हम सभी जगह छोटे छोटे प्लांट देख सकते हैं, जैसे इसमें एक दिखाया गया है, इसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट बताए गए हैं। Let us go to know the different parts of any plant. This will help us understand the difference between plants and different kinds। Can you label the stem, branch, root, leaf, flower and the fruit? अब ये प्लांट इसमें दिया है, क्या है आप इसमें ये सब चीज़ें लेबल कर सकते हैं? हाँ। और यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप घर पे जो बुक है उसमें पेंसिल से कर सकते हैं। ये हो गए स्टेम, जो इधर से पूरा गया है ये सब स्टेम है, और उसके ये जो ब्रांचेस हो गई, नीचे जो रूट है ज़मीन के अंदर का पार्ट, ये लीफ हो गई, ये फ्लावर्स हो गए और ये फ्रूट्स हो गए, ये भिंडी। सो हम आगे बढ़ते हैं हिंदी में। पौधों को जानिए। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं जबकि कुछ की पत्तियां ललिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल और कुछ नीले। कुछ पौधों में पुष्प भी नहीं होते हैं। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों में विषय में जानें। इससे विभिन्न प्रकार के पौधे में बीच अंतर समझने में हमें सहायता मिलेगी। मतलब जब हम जान जाएंगे कि पौधे के क्या क्या भाग होते हैं, तब हमें आराम से हम पता कर सकते हैं कि ये पौधा है या बड़ा पेड़ है या उससे और बड़ा। क्या आप चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़ इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? यहाँ पर इसमें क्या आप इन सभी को नाम कर सकते हैं या आप घर पे बैठ के कर सकते हैं? उन भागों में रंग भी भरना है जो इसमें दिए हुए हैं। ये आप इसमें चाहें तो कलर भी भर सकते हैं। आइए इसी प्रकृति की सैर करें और पौधों में मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। और इसके बारे में हमें अनेक जानकारी जानना है तो हम और आगे बढ़ जाएंगे। 7.1 दिया हुआ है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ये 3 कैटेगरी इसमें बताई हुई हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज।
Look closely at the stem and branches of the plant much smaller than you. मतलब हमसे कुछ बहुत छोटे प्लांट को देखना है, और plants that are about your size, मतलब और जो हम जैसे हमारी हाइट इतनी है तो हमें पौधों को देखना है। पहले इतने छोटे प्लांट को देखना है हमसे हाइट, फिर हमारी हाइट के बराबर के प्लांट्स को देखना है, और फिर जो हमारी हाइट से और बड़े हैं उन प्लांट्स को हमें देखना है। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। मतलब जैसे हमारी हाइट इतनी ज़्यादा है तो पहले हमें छोटे पौधों को देखना है, फिर और बड़े पौधों को देखना है, फिर और बड़े पौधों को देखना है। उसके बाद देखना है कि वो बेंड मतलब झुक रहे हैं या नहीं झुक रहे हैं। टेक केयर द स्टेम डज नॉट ब्रेक, मतलब ऐसा नहीं करना है कि वो पता चला आपने कुछ किया तो है नहीं और पौधे को तोड़ दिया। यूज हग द टॉल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर, और हमें देखना है उनके जो स्टेम है, तना है, वो कितना ज़्यादा मोटा है। We also need to notice from where the branches grow in some plants, और हमें ये भी देखना है कि उससे ब्रांचेस कहाँ से निकली हुई है। Close to the ground or higher up on the stem, we will now group all these plants observed in table 7.1. Some examples are shown. You will find in column 1, 2, 3, 4 and many plants fill in the column 4 later after studying the section, और हमें आगे बात करेंगे। Based on these characters, most of the plant can be classified into herb, shrubs and trees. An example is यहाँ पे दिए हुए हैं herb, shrub और trees के। अभी हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ प्लांट, जिसमें नाम बताया है एक टोमेटो, मतलब टमाटर आप देख सकते हैं। उसकी हाइट बहुत शॉर्ट है, हमसे भी छोटी रहती है, बच्चे भी हैं उससे। ग्रीन, हाँ ग्रीन रहता है। टेंडर मतलब झुक जाता है, और कैटेगरी उसकी हर्ब। लेमन की बात करें तो लेमन श्रब कैटेगरी में है, और उसका जो स्टेम है वो रहता है एस बेस में। हार्ड, हाँ हार्ड रहता है। अबाउट माई हाइट मतलब अपनी हाइट के भी रह सकते हो। स्टूडेंट कैन वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 or 5 so that मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आर हार्म्ड और डैमेज। मतलब क्या है, जब आप अकेले काम करेंगे तो कई बार ऐसा रहता है आप बहुत सारे पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए आप 4-5 लोग बन के और काम कर सकते हैं ग्रुप बना के। यू मे ऑल्सो यूज वीड्स विथ सॉफ्ट स्टेम फॉर एक्टिविटी। डू यू नो व्हाट वीड्स आर? इन क्रॉप फील्ड्स, लॉन्स और इन पॉट्स often some unwanted plants weeds start growing. weeds का मतलब होता है जो unwanted plants खेती में उगाते हैं उनको हम weeds बोलते हैं। these are unwanted plants. हिंदी में हम बात करें तो शाख, झाड़ी और वृक्ष। नाम ऐसे भी हम क्रम में याद कर सकते हैं। शाख मतलब सबसे स्मॉल, उसके बाद झाड़ी मतलब और बड़े, वृक्ष मतलब काफी ज्यादा बड़े हुए। क्रियाकलाप एक, उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए भी तना कोमल अथवा कठोर है, इसे धीरे से मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रहे कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधे के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें, और जो लंबे लंबे पौधे हैं उसके तने की हमें मोटाई नापना है। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के अंदर आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। मतलब जितना, जैसे ये नीचे जमीन हो गई, ये जमीन हो गई, जो ये हमारा तना है, तो ये जो शाखाएं हैं इसकी जमीन के पास से भी यहाँ से कई बार निकली हुई रहती हैं ऐसे। अब हम प्रेक्षित
सभी पौधों की को सारणी 7.1 यहाँ पर सारणी में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 कॉलम को भी भर सकते हैं। इन अनुच्छेद के बारे में हम इसको कॉलम पढ़कर 4 को भरेंगे। एक इसमें खरपतवार के बारे में बता रहे हैं। कोमल तने वाले पौधे के अध्ययन के लिए खरपतवार का उपयोग करें। क्या आप जानते हैं खरपतवार क्या होता है? खेतों में या फिर बगीचों में, गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः उगाते हैं। इनको मतलब किसी बीज वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उन्हें हम कहते हैं खरपतवार। इंग्लिश में बात करें तो वीड्स। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 समवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग शाख, झाड़ी और वृक्ष, इन्हें हम 7.3 में दर्शाया जाता है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। वे सामान्यतः छोटे होते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, और इनकी अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। इंग्लिश में हम बात करें तो हम तालिका के बारे में भी बात कर लेते हैं। पौधों के संवर्ग। पौधे का नाम आए तो टमाटर, आम, नींबू। जिसमें यदि हम बात करें, टमाटर बहुत छोटा रहता है हमारी ऊंचाई से, और जो आम है तो वो तो काफ़ी बड़ा रहता है, पहुंच भी नहीं पाएगा कोई हाइट तक। नींबू हाँ थोड़ा लंबा रहता है, हाइट के बराबर भी हो सकता है। उसका तना हरा रहता है, हाँ। कोमल रहता है, हाँ। मोटा ज़्यादा नहीं रहता, कठोर नहीं। तने के आधार से तने, ये सब कॉलम आप भर सकते हैं। इस किस प्रकार का है? शाक प्रकार का है, इसलिए कहते हैं शाक सब्जियों में ये आते हैं। प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। मतलब जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस भी रहती हैं और जो हरे रहते हैं, उन्हें हम हर्ब्स बोलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है ये। They are usually short and may not have many branches। और कई बार इनकी बहुत ज़्यादा ब्रांच नहीं रहती है, सॉरी, तो ये हर्ब्स में आते हैं। एंड सम प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। और कुछ ऐसे प्लांट्स रहते हैं जिनके नीचे जो बेस है स्टेम का, वहाँ से वो ब्रांचेस निकल जाती हैं। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट थिक। मतलब वो कठोर तो रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रहता है। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं श्रब। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है नींबू का। Some plants are very tall and have hard and thick stem. The stems have branches in upper part and much above the ground. Such plants are called tree। इसमें हम मैंगो का देख सकते हैं एग्जाम्पल। इसमें क्या रहता है, बहुत सारी ऊपर आपने ब्रांचेस देखी होंगी, और उसका जो स्टेम है, तना हो गया, वो बहुत ज़्यादा काफ़ी मोटा भी रहता है और काफ़ी हार्ड भी रहता है। Based on above characteristics, can you now classify the plants listed by you and complete column 4? और आप इसके बारे में आगे बता सकते हैं। Plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers। 7.4 में ये जो लताएं जैसी रहती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। while those that take support and climb are called climbers। और जो सपोर्ट के साथ साथ ऊपर चढ़ जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। क्रीपर्स जो मदद नहीं लेते हैं, ज़मीन पर फैले हुए रहते हैं, उन्हें क्रीपर्स बोलते हैं। जो ऊपर चढ़ जाते हैं उन्हें बोलते हैं क्लाइंबर्स। ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं। These are different from herbs, shrub and trees, and perhaps these are some plants in your school at home and take care of. Write down the name of any 2-3 shrub, herbs and creepers growing in your house। और हमारे घरों में भी बहुत सारी ऐसी, जैसे लौकी हो गई, करेला हो गए, ये सभी ऊपर मतलब फैल जाते हैं, क्लाइंबर्स में आते हैं।
और कई की जो जैसे वाटरमेलन की यदि खेती देखी होगी आपने, तरबूज की, तो वो पूरी ज़मीन पे फैले रहते हैं, यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ से हम बात करते हैं, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। यह सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें शाखाएं नहीं होती हैं। उसके बाद कुछ पौधे जिनमें शाखाएं के आधार पर समीप से निकलती हैं, तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, ऐसे हम झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई तक ऊपर भाग से निकलती हैं, इन्हें हम कहते हैं वृक्ष। उपर्युक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध हो पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं। मतलब जो आप ये सब पढ़ लेंगे तो आप जो ऊपर दी हुई है इसमें इस कॉलम को भर सकते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें हम विसर्पी लता कहते हैं। मतलब जो इतनी ज़्यादा कमज़ोर रहती है कि वो ऊपर सीधे खड़े भी नहीं हो पाते हैं, तो वो फैलते हुए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं विसर्पी लता। और जो कुछ पौधे जब यदि किसी चीज़ की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं उन्हें कहते हैं हम आरोही। और ये शाक झाड़ी एवं पौधे पेड़ों से भिन्न रहते हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी एवं विसर्पी के दो एग्जाम्पल आप ऐसे नाम लिख सकते हैं। और घर में भी बहुत सारे चीज़ें पाई जाती हैं, कई बार लोगों के यहाँ खेती भी होती है और आपने अलग अलग चीज़ों के नाम आप बता सकते हैं। आपने देखा होगा आसपास भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनकी जो लताएं रहती हैं, मतलब जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं और सहारे से जब वो उनको मिलता जाता है तो उसमें लपट लपट के वो आगे बढ़ जाते हैं। Now we come to the stem. Observe closely the stem of different plant around you. Note down different structures of stem. Compare your observation the field that of your friends. What do you find? Stem, where leaves, branches, buds. और हमें कुछ पौधों को देखना है कि जो उसके स्टेम है उसमें क्या पाया जाता है। कई बार ब्रांचेस रहती हैं या फिर उसमें बर्ड्स भी रहते हैं, मतलब छोटे छोटे ऐसे लगे हुए रहते हैं जिससे नए पौधे बनते हैं। कई में फ्लावर्स रहते हैं और फ्रूट्स रहते हैं। एक्टिविटी सेकंड की हम बात करें, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास वाटर रेड और ब्लूइंग एंड सॉफ्ट स्टेम. Pour water to fill 1/3 of glass. Add a few drops of red or blue ink into the water. Cut the base of the stem. Put it in the glass and shown in the figure 10.6. फिगर से इसमें दिया हुआ है। Observe the stem and does the color appears in the stem. You will find that the color rises in the stem if they escape longer period. The color appear in the veins of leaf. Also, how do you think the color reaches there? अब देखते हैं हमें क्या करना है। एक गिलास ले लेना है, इसमें फिगर में आप देख रहे हैं, ये जो आप गिलास ले रहे हैं यहाँ पर, ये जो गिलास है इसमें आप ये तना हुआ, ये छोटा सा तना हुआ डला हुआ है उसमें, और पानी भरा हुआ है। पानी में आप इंक डाल सकते हैं। जब कुछ समय तक डली रहेगी तो आप देखेंगे कि जो उसकी पत्तियां हैं उन पत्तियों में भी वो कलर आ जाएगा। अब वो पूछ रहे हैं कि वो कलर वहां तक कैसे गया। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। मतलब अब हमें स्टेम का वर्क भी पता चल गया कि स्टेम क्या काम करता है। स्टेम का काम रहता है जो पानी को ये ऊपर तक पहुंचाता है। स्टेम है हमारा, ये पानी को ऊपर के डायरेक्शन में पहुंचाता है। The water and minerals go to leaves and other
प्लांट पार्ट अटैच टू द स्टेम, और स्टेम से जो जो भी पार्ट इसमें अटैच रहेंगे वहाँ तक स्टेम वाटर को पहुँचाता है। वाटर मूवमेंट ऑफ स्टेम एंड रीच लीव एनलार्ज व्यू ऑफ ओपन स्टेम, स्टेम का एनलार्ज व्यू इसमें दिखाया हुआ है, और चाहे तो आप जूम करके देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। बड़ी क्लासों में और इनके बहुत अच्छे से डीपली ट्रांजैक्शन वर्टिकल सभी अच्छे से काट के माइक्रोस्कोप में देखे जाते हैं। आप चाहें तो बड़ी क्लासों में देखेंगे। तना, हम हिंदी में बात करें तो अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें और उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाएं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल एवं फूल होते हैं। आवश्यक सामग्री एक गिलास जल, लाल स्याही, शाखाएं, पौधा अथवा एक ब्लेड लें। अब हमने क्या करना है? गिलास को 1/3 जल से भरें, जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें, शाख के तने को गिलास में रखें जैसा कि चित्र 7.6 में दिखाया गया है। अगले दिन इस शाखाओं का अवलोकन कीजिए। क्या इस शाख को कुछ भाग लाल नजर आ जाते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियां शिराओं में भी जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग कहाँ से आया? ये जो पत्तियां यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसमें कई बार क्या रहता है, यदि आप ऐसा इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर देंगे, चाहे तो आप घर पे करके देख सकते हैं। एक कांच की गिलास ले लेना है, उसको आधे से ज़्यादा भरना है, और उसमें आप पानी जो भरेंगे तो उसमें स्याही मिला देना, रेड कलर की हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक कोई सा भी पौधा ले लेना है, उसको काट के उसमें डुबा देना है। फिर अगले दिन और लंबे समय तक आप देखेंगे जो पानी है, रेड कलर वाला जो पानी कलर जो है वो पत्तियों तक चला जाएगा। हाँ, इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने से ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही को वाती जल में विलीय खनिज जल के साथ तने में ऊपर जाते हैं। मतलब तना का काम करता है, पानी को ऊपर तक पहुंचाता है सभी जगह, या तो पत्तियां हो गई और अलग जो शाखाएं हैं वहां तक तना जो है पानी को ट्रांसफर करता है। Now we come to the leaf. Observe the leaf of some plants around you and draw them in your notebook. कई बार हमें क्या करना है? पत्तियों को ले लेना है और उनको ड्रॉ करना है। और are all the leaf of same size and shape and color? मतलब आपने देखा कि क्या सभी की पत्तियां एक जैसी हैं, एक जैसा शेप है, एक जैसा साइज है? How are these leaves attached to the stem? और वो तने से कैसे जुड़ी हुई हैं, वो भी आपको पता करना है। The part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole. यहाँ हम आगे आपको देखेंगे। मतलब यहाँ पर जो जिस ये इससे जुड़ी हुई रहती हैं स्टेम से, उसको कहते हैं पेटियोल। The broad green part of the leaf is called lamina. ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं लेमिना। Can you identify these part of leaves in the plants around you? और आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस अपने घर पे कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि पेटियोल क्या कहलाते हैं और लेमिना क्या कहलाते हैं। पेटियोल का मतलब जिससे वो अटैच है, और जो पूरी पत्ती है उसका जो सिरा है इतना बड़ा भाग उसको बोलते हैं लेमिना। यहाँ पे दिया हुआ है लीफ के पार्ट। Let us get to know the leaf better by taking its impression. If you thought the leaf cannot shine, here is an activity. It might help again. Put a leaf under a white sheet. एक white sheet के ऊपर रखना है, पेपर के ऊपर। Then hold it in a place shown. ऐसे दिया है, ऐसे करना है।
Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of paper having the leaf below it. Did you get an impression with some lines and similar to those of leaf? ऐसे पहले लीफ को उल्टा कर लेना। उल्टे में क्या है, ऊपर से जो धारियाँ सी रहेंगी उससे आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। These lines on the leaves are called veins. जो लाइंस आपको दिख रही होंगी उनको बोलते हैं veins. And do you see a prominent line in the middle of the leaf? This line is called midrib. और जो एक लंबी वाली लाइन रहेगी, ऐसी वाली लाइन, उसको कहेंगे midrib. The design made by vein in a leaf is called leaf venation. और जो इन सभी का जो पूरा नेटवर्क है उसको बोलेंगे लीफ वेनेशन। इसको आप हाईलाइट कर दीजिए। If this design is net like on both side of midrib, the venation is reticulate. Reticulate का मतलब होता है जब दोनों तरफ ऐसा नेटवर्क मिलेगा तब उसका मतलब होगा रेटिकुलेट। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, आपने इसमें देखा होगा, ये जो हो गई लंबी लाइन, देखो याद कैसे करना है, बीच में है, मिड में है मतलब मिडरिब, और साइड की जो है उनको बोलेंगे हम वेन्स। तो ये पूरा जो है इसको बोलेंगे लीफ वेनेशन। सो हम पढ़ रहे थे लीव्स के वेनेशन के बारे में। रेटिकुलेट का मतलब है, ये आपने देखा होगा पीपल के पत्तों में, ये वेन्स के मिडरिब के साथ जो वेन्स ऐसी जुड़ी रहती हैं इन्हें बोलते हैं हम रेटिकुलेट। In the leaf of grass you might have seen the veins are parallel in one another. मतलब जो वेन्स हैं वो एक साथ ऐसी रहती हैं, उसको हम बोलेंगे पैरेलल पेनिट्रेशन। आप चाहें तो इनको अंडरलाइन कर सकते हैं। पैरेलल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जैसे ये लंबी लंबी हैं, ये वेन्स ऐसे ऐसे लंबी लंबी रहती हैं, तो ये पैरेलल। ऑब्जर्व द वेनेशन इन मेनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट्स। और हमें और भी जो है वेनेशन के बारे में पता करना है। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट हैविंग रेटिकुलेट और इसके बारे में आपको अच्छे से जानना है तो आप चाहें तो आपके आसपास के पौधे देख सकते हैं, उसमें कौन सा वेनिटेशन है। We will require a herb and 2 transparent polythene bag and thread। और हम ये एक्टिविटी करेंगे जिसमें हमें एक हर्ब की जरूरत होगी और 2 पॉलीथीन की जरूरत और बैग और थ्रेड। Do this activity during daytime on a sunny day. Use a healthy, well-watered plant and has been growing in the sun। मतलब ऐसे पौधे को लेना है जो सूर्य की रोशनी में जो ग्रो होता है। Enclose a leaf branch of the plant in polythene, cover and tie its mouth as shown in 7.1। इसको आपको ये ऐसे कर लेना है। Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also the sun। After a few hours, observe the inner surface of the cover. What do you see? Are these any droplets of water? How do you think they got there? Don't forget to remove the polythene after the activity। जब आपका ये हो जाए ऑब्जर्वेशन, उसके बाद ये पॉलीथीन जरूर रिमूव कर देना। ऐसे आपको करना है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे पानी की ड्रॉपलेट्स आ गई होंगी। तो अब हमें पता करना है ये पानी की ड्रॉपलेट्स कैसे आई। वाटर कम आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस ट्रांसपिरेशन। और जो प्रोसेस रहती है, जो पानी पत्तियों से बाहर आ जाता है उस वेपर के फॉर्म में, उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन।
हाईलाइट भी कर लो साथ साथ। प्लांट रिलीजेस लॉट्स ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। और हम आगे जब पढ़ेंगे जो प्लांट्स हैं, जो लीव हैं उनकी, वो इस प्रोसेस के द्वारा बहुत सारा पानी वातावरण में छोड़ते हैं। Why did we tie a cover round a leaf? Would we have seen the water evaporate if we had tied a polythene cover? What make the water appears on the polythene bag? और इसमें polythene bag में ऊपर क्यों आता है पानी? In chapter 5, we notice water changing different forms of some of other activities. Can you think of these names and process that make water appear on the polythene cover? Leaves also have another function. Let us study. और हमें एक दूसरे फंक्शन के बारे में पता करना है। We would require a leaf spirit, a beaker, test tube, burner, water, and watch glass, and iodine solution for this study. और हमें इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी यदि आपको ये एक्टिविटी करना है तो। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब, पत्ती को एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में लेना है। पोर स्प्रेड टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ, और इतनी ज़्यादा उसमें डाल देना है जैसे इतनी आपकी पत्ती है, जिससे स्प्रेड उसमें डाल देना है। एंड उसके बाद फिर क्या करना है? प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, एक बीकर लेना है उसको जो आधा पानी से भरा हुआ है और उसमें इस टेस्ट ट्यूब को डाल देना है। Since the activity involved the use of spirit and heating, it is advised to demonstrate by the teacher. और जब यदि आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको टीचर्स की एडवाइस ज़रूर लेना है, क्योंकि ये हीटिंग और स्प्रेड का काम है। कुछ भी कई बार चेंज, कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं तो दिक्कत हो सकती है। Heat the beaker till all the green color from the leaves come out into the spirit in the test tube. Take out the leaf carefully and wash it in water. Place it on a watch glass and pour some iodine solution. उसके बाद क्या करना है हमें? कुछ देर के लिए इसमें रख देंगे और हीट करेंगे नीचे से, तो क्या रहेगा? जो हमारी पत्ती का कलर है वो इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। कौन से वाले? टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके बाद हमें पत्ती को निकालना है और आयोडीन सॉल्यूशन में डाल देना है। What do you observe? Compare or observe with those done in chapter 2 when you tested food for presence of different, और जो हमने न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट किया था। Does this mean this leaf has starch in it? मतलब क्या यह इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, आपको देखना है। In chapter 2 we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch, और हमने चैप्टर 2 में भी बात की थी। पोटैटो का एक पीस लिया था जिसमें स्टार्च की प्रेजेंस देखी थी। Potatoes get this starch from their leaves and store it. तो पोटैटो के पास कहाँ से आ जाता है? स्टार्च उनकी पत्तियों से, और वो स्टोर करते हैं। Leaves prepare their food in the presence of sunlight. पत्तियां सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं। एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम, जो उसमें ग्रीन कलर प्रेजेंट रहता है। फॉर दिस दे यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब सनलाइट की प्रेजेंट में जो पत्तियां खाना बनाती हैं उसके लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की और पानी की जरूरत रहती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। Oxygen is given out on this process. The food prepared by the leaf ultimately get stored in the plants of part.
और हमें जो ऑक्सीजन मिलती है पौधों से वो इसी प्रोसेस के द्वारा मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन उसका जो प्रोडक्ट रहता है वो बाहर आउट वाला प्रोडक्ट रहता है, इसलिए हम ऑक्सीजन ले पाते हैं। फोटोसिंथेसिस को हमें दिए अच्छे से समझें। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पत्तियां और पौधे अपना खाना बनाते हैं, जिसमें उनको ज़रूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की, और जिसका आउट प्रोडक्ट रहता है ऑक्सीजन, जो हम काम में ले लेते हैं। और जो वो खाना बनाते हैं वो हमको किसी पार्ट में स्टोर हो जाता है, दूसरे अदर पार्ट में। We have seen that the stem supplies leaf with water. The leaf uses the water to make food. The leaves also lose water through transpiration. How do the stem and leaves get water? That's where the roots come in. उसके बाद हमने देखा कि स्टेम ने पत्तियों तक पानी पहुंचाया। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो पत्तियां हैं उसने पानी का उपयोग करके खाना बनाया। उसके बाद लीव्स ने पानी जो है उसको ट्रांसपिरेशन के द्वारा एनवायरनमेंट में भी कुछ पानी का लॉस हुआ। अब हम बात करते हैं कि स्टेम के पास कहाँ से पानी आता है, तो वो पानी आता है रूट से। अब हम हिंदी में बात करते हैं पत्तियों के बारे में। अपने आसपास के पौधों को की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार, रंग एक जैसे हैं? आप बहुत सारी पत्तियों को इकट्ठा करके एक पेज में चिपका भी सकते हैं कि उनके शेप, साइज अलग अलग होते हैं। यह तने से किस प्रकार से जुड़ी हैं, और हमें देखना है कि वो किस प्रकार से पूरे उसमें तने में जुड़ी हुई है। यह तने से किस प्रकार से जुड़ी हैं, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे कहते हैं पर्णवृंत, और पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो ये भाग है, जिस भाग से पत्ती तने से जुड़ी हुई है उसे बोलते हैं पर्णवृंत, और ये पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं फलक। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। पत्ती के चपटे भाग को फलक या पटल बोलते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधे को पत्तियों के इन भागों में पहचान सकते हैं? पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए आपकी एक छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती है, तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। एक पत्ती को एक सफेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसे चित्र 7.9 में दर्शाए गए तरीके के एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपने पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को इसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपने कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इस रेखे संरचना को शिरा कहते हैं। और जब हम पत्ती लेंगे, पत्ती के ऊपर तरफ अच्छा रहता है, उसके पीछे तरफ से देखेंगे तो जब हम स्क्रैच करेंगे पेंसिल से तो उसका पूरा आपको इस पे कवर पे आ जाएगा। तो जो रेखाएं रहेंगी उसके ऊपर, उसको हम बोलते हैं शिरा या फिर शिराएं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है, या फिर पत्ती के जो बीच में एक जो दिखाई देती है उसको हम बोलेंगे मध्य शिरा। मतलब बीच में जो रहने वाली लंबी डंडी, इसको बोलते हैं मध्य शिरा। और ये जो
जो ऐसे ऐसे जो दिखाई देती हैं उनको बोलते हैं शिराएं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। मतलब जो ये सब बना हुआ रहता है पूरा सिस्टम, इसको बोलते हैं शिरा विन्यास। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। जैसे इसमें है ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नेटवर्क बना रहा है, तो इसको बोलेंगे जालिका रूपी शिरा विन्यास। और यदि आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में शिराएं एक दूसरे के समांतर, मतलब एक आपस में वो जो है शिराएं गई हुई हैं, तो वो आसपास ऐसे, तो उनको कहेंगे हम समांतर शिरा विन्यास। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। ओके, के बार यदि आप चाहें तो इसको अच्छे से आपको जानना है तो इसको आप देख सकते हैं। और हम क्रियाकलाप में जानेंगे कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। आवश्यक सामग्री जिसमें साग रहेगा, पॉलिथीन के 2 पारदर्शी थैले और कुछ धागा रहेगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है शिरा विन्यास, ये जालीनुमा दिया हुआ है और एक समांतर दिया हुआ है। जालीनुमा में क्या है, जैसे पीपल की पत्ती, इसमें ये ऐसे ऐसे निकली हुए रहती हैं, और समांतर में क्या है, ये सीधे लंबे लंबे हुए इसमें दिए हुए हैं। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। अभी जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना है। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली में लगा देना है। अभी हमें जो एक्टिविटी करना है, इसमें एक पौधा ले लेना है, उसकी जो पत्तियां हैं उसमें ऐसे कवर करके यहाँ पे धागे से बांध देना है। दूसरे पॉलीथीन को खाली थैले पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटे के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को आप ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं, क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में जल की, अब आप देखें 2 थैली आपने जो ली थी, तो कौन सी वाली थैली में अंदर पानी, पॉलीथीन जो पानी है वो बूंदें दिखाई देंगी। क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलें, उसके बाद आप वहाँ पे पास में नहीं रखना। और जब जल की यह बूंदें जो हैं वो है पत्ती के जल वाष्प होने के रूप में निकलती हैं, इस प्रक्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मतलब पत्तियों से जो पानी निकलता है हवा में, उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्प के द्वारा, बूंदों के द्वारा। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं, और इसके बारे में हम आगे में पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधे के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें, और हमें इसके बारे में आगे और पढ़ना है। आवश्यक सामग्री इसमें है, जिसमें पत्ती, स्प्रेड, बीकर वगैरह एक कुछ सामान आप ले सकते हैं। जब भी आप ये प्रोसेस करें तो आप अपने टीचर्स या फिर घर में किसी बड़े के साथ कर सकते हैं। परख नली में एक पत्ती रखिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रेड डालें जिससे पत्ती पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर ना निकले। आपको कैसे करना है, ये एक बीकर ले लेना है, पहले टेस्ट ट्यूब में पत्ती डाल लेना है, उसमें स्प्रेड डाल लेना है, उसके बाद बीकर में पानी भर के उसमें गर्म करना है। आप पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालें। उसके बाद हमें अच्छे से पानी से धो लेना है, फिर जल जो है आयोडीन की कुछ सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालना है।
हमने अध्याय 2 में देखा था बच्चे, जब कच्चे आलू में कोई भी मंड उपस्थित होता है, आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्ती प्रकाश और हरे रंग के इस पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपयोग होती है, इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब यदि उसमें पूछते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि सूर्य और सूर्य लाइट मतलब या फिर सनलाइट, अब हिंदी में आप बात करें तो प्रकाश और जल कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हरा पदार्थ है उसकी उपस्थिति में जो पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती, मतलब जब ये प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण की, तब इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हमने जो क्रियाकलाप किए उनमें हमने देखा कि तना पानी को जल पहुंचाता है, पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है, और पत्तियों से जो जल की कुछ मात्रा है वो बाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे होता है, तो आइए हम जड़ के बारे में बात करते हैं। मतलब हमने देखा कि पत्ती जल का उपयोग भोजन बनाने के लिए कर रही है, और उसके बाद जो तना है वो पत्तियों तक पानी पहुंचा रहा है। तो हमें देखना है कि तने और पत्तियों तक पानी आखिर कहाँ से आता है, तो ये आता है जड़ों से। अब हम बात करेंगे जड़ों के बारे में। रूट, लुक एट फिगर 7.13। Who do you think is watering their plant correctly? पहेली और बूझो। अब हमें देखना है, दोनों दिखा रहे हैं कि कौन सही तरीके से प्लांट को पानी दे रहा है। तो आप देखो कौन दे रहा है, 1 नंबर या 2 नंबर। इसको हम 1 नंबर दे देते हैं और इसको 2 नंबर दे देते हैं। आप कमेंट में बताइए, फिर हम देखेंगे कौन सही है। Which of the plant is in the soil? Let us learn more about the part from the following activity. You would require 2 pots, 2 गमले की जरूरत पड़ेगी, some soil और खुरपी, उसके बाद ब्लेड और pair of scissors on water. This activity is to be done in group 4 or 5 students. Select 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with root. Take care that their root do not break. Plant one of them in pot A and cut off the root from the plant and plant it in pot B. अब हमें क्या करना है, एक पौधा ले लेना है जमीन से उखाड़ के, और उसकी एक उसमें पूरा लगा देना है, उसके बाद इतना काट के एक दूसरे उसमें लगाना है बिना रूट के। वाटर देम रेगुलरली, ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक। उसके बाद हमें 1 हफ्ते बाद देखना है। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट एंड इट इज, मतलब एक जो है वो बिना रूट के है। डज द एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस फंक्शन ऑफ द रूट। उसके बाद आप देखेंगे कि जो रूट का फंक्शन है वो सही से काम किया है या नहीं किया है। आप क्या देखेंगे कि एक तो हेल्दी से आराम से ग्रो कर जाएगा, लेकिन दूसरा ग्रो नहीं करेगा। वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ ग्राम एंड मेज कॉटन वुड, और 1 कटोरी ऑफ वॉल एंड सम वाटर, और हमें इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। टेक 2 कटोरीज और बॉल, प्लेस सम वेट क्लॉथ्स इन देम एंड पुट 3 to 4 seed of gram or maize in other and keep the cotton wet by sprinkling water every day। और हमें कपड़े में चने को बीज को डाल देना है और उसमें थोड़ा थोड़ा वाटर छिड़कते रहना है until the sprout have grown into your plants, and after a week try to separate the young plants from the cotton।
उसके बाद देखेंगे उसमें हल्के हल्के ऐसे अंकुरित आ जाएंगे। What is easy to separate the cotton from the roots? In activity 6, we would not pull out the plants from the soil. Right, we dug out because its root is in holding the plant firmly the soil. They anchor the plant to the soil. उसके बाद क्या है हम देखते हैं, जो हम मिट्टी में डाल देंगे, जो मेज या फिर चने हो गए, तो क्या है एक पौधा बन जाएगा, तो हम आसानी से उसको उखाड़ नहीं पाएंगे। You have seen that there are different kinds of stem seams, और हमने जो है रूट्स के बारे में भी अभी पता करना है कि अलग अलग प्रकार के रूट्स क्या रहती है। अब हिंदी में हम बात कर लें जड़। 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। पहेली और बूझों में कौन अपने पौधे को ठीक तरह से जल दे रहा है। अब हम आगे बात करना है ये इसमें सही तरीके से जल कौन दे रहा है। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है। आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा हम पौधे के इस भाग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। आवश्यक सामग्री हमें 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4 या 5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे में किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों का कोई क्षति ना हो। खरपतवार में के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए और दूसरे पौधे की जड़ को काटकर लगा दीजिए। अब आप दूसरे गमले में लगा देंगे। इसमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण आपको नोट करना है। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। और क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के इस क्रियाकलाप से आप महत्वपूर्ण जड़ के कार्य को आप विषय में जान पाते हैं। जड़ का यह एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए हम एक और क्रियाकलाप करें। हमें क्या करना है, इसमें 2 ऐसे कुछ पौधे ले लेना है और एक पौधे को हमें गमले में लगाना है पूरे जड़ के साथ। दूसरा पौधा लेना है इतना आधा काट के, जड़ ना दिखे उसमें लगाना है। फिर 1 हफ्ते तक उसमें पानी डालते रहना है। फिर बाद में हम देखेंगे कि एक पौधा स्वस्थ रहेगा और एक पौधा जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें जड़ नहीं है। आवश्यक सामग्री इसके लिए है मक्का, चने के बीज, रुई, कटोरी और जल। 2 कटोरियां लीजिए, उनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3 या 4 बीज, दूसरे में मक्के के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोदित नहीं बन जाएं। 1 सप्ताह के बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोदित सरलता से रुई से बाहर खिंचाता है? क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते। क्या है, जब हम पौधे जो रहते हैं जमीन में लगे हुए रहते हैं, उसको यदि निकालेंगे तो वो आसानी से नहीं निकल पाते। क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि जो जड़ है वो पौधे को सहारा भी देती हैं और उससे मिट्टी से पकड़े हुए रहती हैं, जिससे आसानी से खड़ा रहता है। उन्हें मिट्टी गोद कर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं। इन्हें मिट्टी के पौधे को स्थिरक कहा जाता है। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विभिन्नता दिखाई होती है? आइए इसका पता लगाएं। और हमने तने एवं पत्तियों के बारे में देखा कि ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अब हम जड़ों के बारे में भी बात करेंगे। एक्टिविटी नंबर 8, स्टडी फिगर 7.16 A and B carefully. Now
look at the root of gram plants you have pulled out from the cotton in the previous activity. Now हम एक्टिविटी 8 करेंगे. Carefully now look at the root of gram plants you have pulled out from the cotton in the previous activity. Do they look like the roots shown in figure 7.16 or those in figure 7.16? B. How about the root of maize plant and write gram or maize in the blank space. इसमें हमें आपको नाम लिखना है कि कौन सा मेज है और मक्का है और कौन सा ग्राम मतलब चना है. तो सबको दिख रहा होगा ये वाला चना है, तो इसमें आपको यहाँ पे लिख देना है ग्राम और यहाँ पे लिख देना है आपको मेज. ठीक है. In what way are the roots of gram and maize similar? In what way are they different? These seems to be different types of root. अब हमें देखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है. जो डिफरेंस है वो हमें बताएगा कि टाइप्स ऑफ रूट क्या रहते हैं. There seems to be two different types of root, isn't it? Are these also other type of root? Let us find out. Go to an open ground where many wild plants are growing. Dig out a few and wash the soil of the roots and observe them. और हमें बाहर जाके देखना है उनकी, हम देख सकते हैं कि रूट कैसी है जो हमें यहाँ पे दी हुई है 7.17 7.17 बी ए और बी में. यहाँ पे हम देख रहे हैं एक जो है वो नीचे लंबी जा रही है जिसको हम बोलते हैं टैप रूट. मतलब जो सीधी नीचे तक जाए उसको बोलते हैं टैप रूट और जो पूरी फैल जाए उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट. फैलना फाइब्रस, नीचे तक जाए टैप. 4 roots of the kind shown in the main root is called taproot and smaller roots are called lateral root. मतलब जो मेन रूट हो गई इसकी इसको बोलते हैं टैप रूट. उसके जो पार्ट्स हैं छोटी छोटी उनको बोलते हैं लेटरल रूट. एंड प्लांट रूट शोन इन द बी, ये वाले में पहले हम इसको नोट कर लेते हैं. एंड प्लांट्स विच रूट्स आर शोन इन द फिगर बी एंड डू नॉट हैव मेन रूट. मतलब इसमें एक कोई मेन रूट नहीं रहती, बहुत सारी ऐसी फैली हुई रहती हैं. ऑल रूट सीम सिमिलर, दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट. मतलब इसमें अलग अलग तरह की रहती हैं, एक मेन हो जाती है फिर उसके बाद और अलग निकलती हैं. तो ये होती है टेप रूट. जिससे पूरी फैली हुई रहती हैं उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट. सेपरेट द प्लांट you have collected into 2 groups. In group A, put those that have taproot, and in group B, those have the fibrous root. Look at the leaves of the plants in the group A. What kind of venation do they have, and what kind of venation do you see in the plant group B? मतलब हमें ऊपर की जो पत्तियां हैं उनके बारे में भी पता करना है कि उसमें कैसे कैसे वेनेशन दिया हुआ है. Do you notice that leaf venation and type of roots in the plants and relates a very interesting way? In table 7.2, can you match the type of leaf venation and type of roots of some plant you have studied in all the activities so far? Type of roots and type of venation. मतलब हमें type of roots भी देखना है और उसमें venation देखना है कि कौन कौन सा प्रकार का पाया जाता है. We have learned that roots observe water and minerals from the soil and stem conduct these to leaves and other part of the plant. The leaves prepare food. This food travels through the stem and is stored in the different part of the plant. मतलब हमने सब देखा कि जो रूट है वो पानी को और मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब कर लेती है जमीन से, मिट्टी से, और स्टेम तक पहुंचा देती है. उसके बाद पत्ती क्या करती है,
पत्तियां जो है वो खाना बनाती हैं, मतलब प्रिपेयर्स फूड। द फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट एंड वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट। मतलब कई बार हम जो है जो खाना बना हुआ रहता है उसका वो स्टेम तक और उसके अलग अलग पार्ट तक पहुंचा देता है प्लांट्स के। वी ईट सम दीज रूट। कई बार जो हम रूट्स हैं वो खाते हैं, जिसमें आते हैं कैरेट, गाजर और रेडिश और स्वीट पोटैटो, टर्निप। ये कुछ कुछ एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं जिन जो रूट्स को हम खाया करते हैं। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। और जहाँ पर प्लांट्स का फूड स्टोर रहता है वो भी हम बहुत सारी चीजों को खाया करते हैं। Do you agree that stem is like a street with two-way traffic? मतलब आपको लगता है कि जो स्ट्रीट है उसमें two-way traffic है? हाँ, ऐसा हो सकता है। Write the name of material that go up in the stem which come down. In the next section we will study about the structure of flower। और हम नेक्स्ट सेक्शन में फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। अब हिंदी में हम बात कर लेते हैं। क्रियाकलाप 8 में हमने देखा, अब हम देखेंगे 7.16 और 7.16 बी को ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। आप चने के पौधे की जड़ों को देखिए। क्या है चित्र ए के समान दिखती हैं और चित्र बी की किस तरह दिखती हैं। मक्का के पौधों की जड़ों को कैसे हैं और जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान खाली स्थान में मक्का अथवा चावल लिखना है। और यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे हमें लिख लेना है, ये चना दिया है तो यहाँ पे दूसरे वाले में चना लिख लेना है, पहले वाले में मक्का। चना एवं मक्के की जड़ों में क्या समानता है, वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार होते हैं? आइए हम इसका पता लगाते हैं। अब हमें जड़ों के बारे में पता करना है। खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवार को, मतलब खरपतवार जो घास वगैरह रहती है, अब पौधे की मिट्टी खोद कर निकालिए। जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र एक की तरह या तो चित्र बी की तरह होते हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं दो खरपतवार। जिन पौधों की जड़ें एक की तरह है, मतलब इसकी तरह जो जड़ें हैं, उन्हें कहते हैं मूसला जड़। मतलब मूसला जड़ क्या हो गई? मेन जड़ हो गई है और ऐसी अलग अलग ब्रांच, तो इसको बोलते हैं मूसला जड़। और जो छोटी ब्रांच है वो पार्श्व जड़। और जिन पौधों की जड़ें बी के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं है, जैसे कि यहाँ पर इसको बोलते हैं रेशेदार जड़। मतलब इसमें एक मेन जड़ कोई सी भी नहीं है। रेशेदार या नाम याद कर सकते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूह में हम बांट सकते हैं, या तो मूसलाधार या तो रेशेदार। रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह में और बी वाले समूह में। और एक पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार है और पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार है। मतलब हमें जो हम दोनों रखेंगे एक एक ग्रुप में, तो देखेंगे कि इनकी जो पत्तियां हैं वो उसमें कौन सा सिरा विन्यास है और इन वाली पत्तियों के इसमें कौन सा सिरा विन्यास है। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्तियों के सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधे जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं उनकी पत्तियों का सिरा विन्यास जड़ के प्रकार सारणी रूप में, और आप चाहें तो इस सब में भर सकते हैं। हमने क्या क्या देखा वो हमें बात करना है। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषित करती हैं तथा तना जल खनिज को पत्ती और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। और पत्तियां क्या काम करती? पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में
संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहां हम भोजन भंडारित रहता है, मतलब जो खाना बनाता है पौधा, वो सब जो स्टोरेज उसका फूड रहता है वो हम खाते हैं। जैसे कुछ जो जड़ें हो गई वो हम सब खाते हैं, गाजर, मूली, शलजम वगैरह। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग है की तरह होता, मतलब वन वे रहता है ना? आपने देखा वन वे हो गया ये, और दो तरफा मतलब होगा टू वे, आना और जाना। चित्र में लिखिए कि तने में कौन से पदार्थ उपस्थित की हैं, ऊपर की ओर हैं और कौन से नीचे की ओर हैं। अगले इसमें हम आप खुशबू के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे फ्लावर के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में। यू आर शोन 3 branches ऑफ अ रोज A, B, C. Which one will help you best to recognize the plant? अब ऐसे पूछ रहे हैं कि A, B और C आपको जो बताया गया है इसमें आप कौन सा बताएंगे कि प्लांट है कंप्लीटली। तो ये आपको इसमें दिख रहे हैं, इसमें ये अच्छे से पूरा प्लांट है। अ लीफलेस ब्रांच, इसमें कोई सी भी लीफ नहीं। अ ब्रांच विथ लीफ, मतलब इसमें ब्रांच है, और एक ऐसी ब्रांच है जिसमें लीफ भी है और फ्लावर्स भी है। Which color did you use for the flower in which figure 7.193 में आपको इस सी वाले में कौन सा कलर का फ्लावर मिला है? यहाँ पर एक पिंक कलर का दिखाया हुआ है। Are all flowers colorful? हाँ, सभी कलर, इसमें सभी में कलर लगा हुआ है। Have you ever seen flowers on green, wheat, grass, wheat, maize, mangoes and guava? क्या इन सभी में भी आपने फ्लावर देखे हैं? आर दोज ब्राइटली कलर, क्या उन सभी में भी कलर होता है? लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स, और हम कुछ फ्लावर्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि उन सभी में कलर होता है या नहीं। तो हम आगे एक्टिविटी 10 पे जाते हैं। वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर ईच, मतलब हमें एक फ्लावर की जरूरत पड़ेगी। ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर या गुलमोहर, इन सभी में से किसी की भी हम ले सकते हैं बर्ड या एक फ्लावर। ऑल्सो अ ब्लेड, अ ग्लास स्लाइड एंड अ शीट ऑफ पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर, हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी अब एक्टिविटी करने के लिए। लोकेट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर, और हमें एक ओपन फ्लावर ले लेना है, ओपन फ्लावर, एंड दीज आर द पेटल्स। जो यहाँ पर आप कभी फ्लावर देखेंगे उसमें फैला हुआ हिस्सा रहता है उसको हम बोलते हैं पेटल्स। और जो अलग अलग फ्लावर रहते हैं अलग अलग प्रकार के, उन सभी में अलग अलग प्रकार के कलर भी रहते हैं। तो आप इसको चाहें तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जो मेन पार्ट हो गया, जो बाहर का जो पार्ट रहता है उसे बोलते हैं हम पेटल्स। And different flower have petals of different colors. Where do you think the petals are in closed bud? मतलब जो पूरा बंद हुआ रहता है उसमें कहाँ पेटल्स रहते हैं? वो हमें दिखाई नहीं देते मगर होते हैं। Which is the most prominent part in bud? Do you see that this part is made of small leaf-like structure? क्या आपको लगता है small leaves के जैसे हैं? They are called sepals, और इन्हें हम कहते हैं sepals. Take, मतलब जो ये लीफ के जैसे जो कवर किए रहते हैं वो सभी उनको हम sepals बोलते हैं। Take a flower and observe its petal and sepals. Now answer the following question, और हमें इन सब के बारे में बात करना है। How many petals does it have? Are they joined together? What are the color of the petals and sepals? How many petals does the flower have? Are they joined to one another or are they separated? Do the flowers with joined sepals have petals that are separated? Are they also joined together? अब हमें बात करना है पेटल्स के बारे में, सेपल्स के बारे में। क्या वो क्लोज हैं, यहाँ पर फैले हुए हैं, या जॉइंट हैं या नहीं जॉइंट हैं। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास 7.3 and add observation to the table from a field trip to locally where these are plants are and flowers with the last 2 column, और आपको यहाँ टेबल में भरना है
To see the inner part of the flower clearly, you have to cut it open. If it is its petals are joined, for example dhatura and other well shape, the petals have to be cut lightwise and spread. और हमें इन सब के बारे में पता करना है. Out so inner part of can be clearly shown. और हमें अच्छे से ऐसे काटना है. और जब भी आप काटेंगे तो ध्यान से काटना, ब्लेड आपके हाथ में लगना नहीं चाहिए. ठीक है. Remove the sepals to see other part. Study 7.23 फिगर. ये आपको देखना है धतूरे का जो पार्ट इसमें दिया हुआ है, और एक दूसरे फ्लावर भी है इसमें दिया हुआ है. Remove the sepal and petals to see the other parts. Study the figure. Carefully compare your flower with the illustration. Identify the stamen and pistil. और हमें आगे stamen और pistil के बारे में भी जानना है. स्टेमन कौन सा भाग हो गया? ये जो लंबे लंबे दिए हुए हैं इसमें यहाँ पे बताए हुए हैं, ये सभी आप जो फ्लावर्स रहते हैं ऐसे उसमें आप पता कर सकते हैं. और उसके बाद हमें पिस्टल भी देखना है. पिस्टल इसमें किसको बोलते हैं? जो यहाँ पर ये ग्रीन भाग है इसको पिस्टल बोलते हैं. लुक एट द फिगर 2.3. ये फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अच्छे से देखना है. और ये स्टेमन का पार्ट है. हाँ, it shows different kind of stamens present in the different flower. Can you recognize the two part of the stamen in your flowers? How many stamen are there in your flower? Draw the one stamen in 11 parts. और उसके बारे में आप जब भी कभी ये फ्लावर देखेंगे तो उसके बारे में आपको चाहे तो आप एक्टिविटी. हम आगे और बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर में, जिसमें आप ये देख सकते हैं स्टेमन. और द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल. जो अंदर तरफ में ये पार्ट रहता है, ये सब दिखाई नहीं देता है आपको, उसको फूल को तोड़ के देखना पड़ेगा. तो अंदर जो रहता है उसको बोलते हैं पिस्टिल. इफ यू कैन नॉट सी इट कंप्लीटली, रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर. ये आप ऐसे देख सकते हैं, इसमें ये बताया हुआ है और पिस्टिल के अलग अलग पार्ट इसमें दिए हुए हैं. ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर. और आप चाहें तो ऐसा डायग्राम, और आपको जिससे प्रैक्टिस होती रहे वो आप डेली आप डायग्राम बना सकते हैं. हम हिंदी में बात करते हैं पुष्प. गुलाब के पौधे के 3 आरेख लीजिए, चित्र जिसमें दिए हुए हैं 1, 2 and 3. और आपको कौन सी बात अच्छे से बता रहा है कि ये पौधा है, क्योंकि इसमें सब कुछ दिखाया हुआ है. पौधे हैं, पत्तियां हैं, डालियां हैं, तो ये पूरा एक पौधा आपको दिखाई देगा. 7.1 में पुष्प को रखने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया? जो हमने उसमें बताया था पुराने, उसमें कलर करने के लिए किस कलर का प्रयोग किया था वो पूछ रहे हैं. क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वो चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्प का अध्ययन करते हैं. मतलब पूछ रहे हैं क्या इसमें जो सभी जो कलर मतलब जो फ्लावर है क्या वो सभी कलरफुल होते हैं या नहीं होते हैं, वो सभी हम आपको बात करेंगे आगे. आवश्यक सामग्री हम क्रियाकलाप 10 में देखते हैं. एक पुष्प कलिका, निम्न में से कोई सा भी ले सकते हैं आप, या उसके 2 पुष्प लीजिए, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, इन सबका कोई सा भी ले सकते हैं. और आपको जरूरत पड़ेगी एक ब्लेड की, स्लाइड अथवा एक कागज की. उसके बाद आपको ध्यान पूर्वक देखना है कि खिले हुए पुष्प का कुछ भाग कौन सा है. यह पुष्प पंखुड़ियाँ हैं जो आपको ऊपर दिखती हैं, इनको पंखुड़ियाँ बोलते हैं. और विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग रंगों की होती हैं. कई बार देखते हैं जो है अलग अलग पुष्प जो रहते हैं उनकी पंखुड़ियाँ अलग अलग कलर की रहती हैं. गुलाब में कहीं गुलाब भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें अलग अलग कलर होते हैं, लाल होता है, कई बार सफ़ेद भी होता है, और पिंक कलर का मतलब गुलाबी कलर का. आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बनती? कली का मुख्य भाग कौन सा था? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें ब्राहदल कहते हैं। पुष्प के ब्राहदल और पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कितने ब्राहदल हैं और जो अंदर का जो बादल है इसको हम बाहदल बोलते हैं।
इसमें कितने बाह्यदल हैं, क्या ये आपस में जुड़े अथवा स्वतंत्र हैं, बाह्यदल और पंखुड़ियों किन रंगों की हैं, आपके पोल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है, ये सब इनके बारे में हमें जानकारी लेना है। अगली कक्षा के सभी विद्यार्थी द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण सारणी 7.3 में और बाकी सब इसमें हमें भरना है। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखे। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे, जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा वो स्वतंत्र हो, मतलब जब वो खुली रहेगी या फिर बंद रहेगी तब आप कैसे अंदर का देख सकेंगे। जुड़ी रहेगी तो आपको उसको काटना पड़ेगा। जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वो स्वतंत्र हो, उदाहरण के लिए धतूरे अथवा अन्य किसी पुष्प की काटकर पंखुड़ियों की लंबाई को काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये आप यहाँ पे इसको अच्छे से देख पा रहे हैं। ये घंटाकार पुष्प है, इसमें घंटे के जैसे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये समझो ये ऊपर का भाग हो गया और इधर ये नीचे। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल तथा पंखुड़ियों को हटा दीजिए। चित्र 7.22 को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचानिए। और हमें पुष्प दिया हुआ है, इसमें जो ऐसे रहते हैं इसको बोलते हैं पुंकेसर, और जो यहाँ पर रहता है इसको बोलते हैं स्त्री केसर, और ऊपर वाले को बोलते हैं परागकोश। और चित्र 7.23 को ध्यान पूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों के पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर के भाग दिए हुए हैं। यहाँ पर जो पुंकेसर है, स्टैमेन बोलते हैं, इसको दिया हुआ है। ये परागकोश हो गया ऊपर, और ये तंतु हो गए। और उसके बाद हम देखेंगे और आगे जब बढ़ेंगे इन सब के शेप के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। दिखाए गए क्या आपने पुंकेसर के 2 भागों को पहचान सकते हैं, जो इसके 2 भाग हैं अलग अलग यहाँ पे दिए हुए हैं। अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसमें नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। जो इधर पे ये दिया हुआ है, इस भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर को हटा दीजिए। जब आपको यदि ये नहीं देख पा रहे हैं तो इसको निकालना पड़ेगा। ये चित्र 7.24 की सहायता से आप स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। और इसके बारे में हम जो स्त्री केसर वाला भाग है उसको आराम से, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब आप काटेंगे तो ये अंदर का भाग कट ना जाए। आपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएंगे। और आप इसका चाहें तो अच्छे से, ये अंदर पे रहता है, इसको अंडाशय बोलते हैं। ये वर्तिका, ये वर्तिकाग्र। नाउ वी कम टू द इंग्लिश में। इंग्लिश में हम आते हैं तो एक डायग्राम बना लेना है पिस्टिल को, जिसमें आप देखेंगे ऊपर का ये भाग रहता है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। ये जो सेंटर में है इसको ओवरी, और ये स्टाइल। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आप ऐसे याद कर सकते हैं पिस्टिल के पार्ट्स को। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। इट इज द लोअर मोस्ट एंड स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। इसके ओवरी के बारे में जाने तो ये सबसे लोअर पार्ट है एंड स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल का सबसे लोएस्ट पार्ट है। एंड वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज इनसाइड। हम इस पार्ट को कट करेंगे और इनसाइड देखेंगे। लुक एट द फिगर 7.25 ए एंड बी, केयरफुली अंडरस्टैंड द कट एंड ओवरी ऑफ द फ्लावर। अब इसमें हमें देखना है 2 पार्ट। अब हम वही अभी बात कर रहे थे कि जब भी हम और आगे जब बड़ी क्लासों में जाएंगे तब हम बात करेंगे लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स सेक्शन। लॉन्जिट्यूडनल मतलब यदि ये प्लांट है तो इसको ऐसे कट करना है लॉन्जिट्यूडनल, और मतलब यदि उसके साइड से कट कर रहे हैं, और यदि ऐसा रख के सीधा ऐसा काट रहे हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। कट द ओवरी इन 2 different ways as shown in the figure 7.25. To prevent them from drying, put a drop of water on each piece to you will have cut. अब हमें ऐसे इसमें दिखाई देगा, इसमें अलग अलग पार्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं। जो अंदर हैं वो ओव्यूल्स हैं। ये इनर स्ट्रक्चर है ओवरी का। लॉन्जिट्यूडल कट है, ये साइड से काटा हुआ, ये ट्रांसवर्स है, सीधा ऐसा काटा हुआ है। Observe the inner part of the ovary using a lens.
अब हमें ये क्या है, अंदर के जो पार्ट्स हैं वो हमें ऐसे नहीं दिखाई देंगे, तब हम माइक्रोस्कोप में इनको देखना पड़ेगा। डू यू सी सम स्मॉल बेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, दीज आर कॉल्ड ओव्यूल्स। जो अंदर बेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये बेड के जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सभी क्या है, ओव्यूल्स। ड्रॉ द लेवल एंड इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक, और आप चाहें इसको नोटबुक में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ एज मेनी फ्लावर एज यू कैन सी बाय आस्किंग द गार्डनर एंड अदर्स पर्सन, रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर देन यू नीड। और ज्यादा फ्लावर आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप 5-6 लोग के ग्रुप में एक फ्लावर को कट कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल पेटल स्टेमन, और पूछ रहे हैं कि क्या सभी फ्लावर्स में ये सब होते हैं। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज, कई फ्लावर ऐसे भी रहते हैं जिसमें ये सब चीजें नहीं पाई जाती हैं। आर देयर फ्लावर विच हैव पार्ट्स अदर देन दीज, और क्या कोई कुछ ऐसे फ्लावर रहते हैं जिनमें इनसे ज्यादा भी पार्ट होते हैं। Did you find any flower which has no difference between sepals and petal? Did you find any flower in which the number of stamen is different from number of petals? और किसी चीज में क्या है, सेपल्स के और पेटल्स के नंबर भी अलग अलग होते हैं, क्या आप ऐसा पाते हैं? Do you now agree that the structure of the flower is not always the same? The number of sepals, petals, stamens and pistils may also be different in different flowers. Some of these parts may even be absent at time. We have studied some features and functions of leaf, stem and roots. We studied the structure of different flower. We will learn about the function of flowers in higher classes. We will now also learn about the fruits in higher classes. और हम fruits के बारे में आगे पढ़ेंगे। Now we come to in Hindi. आइए हम एक पुष्प के अंडाशय के संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला हुआ हिस्सा भाग जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसको बोलते हैं अंडाशय। यह स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, आप इसमें देख सकते हैं साइड से, और इसके बेंड करके ऐसे 2 फ्लावर की जरूरत आपको पड़ेगी। जब हमने काट के इसको देखा है तब यहाँ पे देखे जो अंदर पाए जाते हैं इनको बोलते हैं बीजांड। अंडाशय की काट को सूखने के बचाने के लिए आप उसमें प्रत्येक सेक्शन में जब चाहें तो उसमें एक जल की बूंदें डाल सकते हैं। आवर्धक लेंस की सहायता से आप अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं, और चाहें तो फिर उसके अंदर के भाग को आप लेंस से देख सकते हैं। क्या आपको अंडाशय की छोटी छोटी गोल संरचना दिखाई देती है, इन्हें हम बीजांड कहते हैं। अंडाशय के अतिरिक्त भागों का अपनी नोट में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए। अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें, और ज्यादातर क्या करते हैं लोग, जितनी ज्यादा जरूरत है बस उतने ही पुष्पों की आप परीक्षण करें, और ज्यादातर पुष्पों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी 7.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी पुष्पों में ब्राह्मदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसी भी हैं जिनमें उपर्युक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें ब्राह्मदल और पंखुड़ी समान दिखते हैं? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें ब्राह्मदलों की संख्या, पंखुड़ों की संख्या असमान होती है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी होती है? नहीं होती। विभिन्न पुष्पों में ब्राह्मदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सभी में जो संख्या है वो एक जैसी हो। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित होते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी भाग में जो ये जो 4 दिए हुए हैं ये सभी पुष्पों में पाए जाएं। कई बार किसी में एब्सेंस भी रहते हैं। आपने पत्ती, तना, जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के लिए विभिन्न विषय में अगली कक्षाओं में हम और
जानने के लिए हम फलों के बारे के लिए आगे पढ़ेंगे। नाउ वी कम टू द समरी कि हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, श्रब, ट्रीज, और जो है प्लांट्स हैं वो तीन प्रकार के रहते हैं, ग्रुप रहते हैं। हर्ब्स रहते हैं, श्रब्स रहते हैं, बेस्ड ऑन देयर हाइट, नेचर एंड स्टेम एंड ब्रांचेस। द स्टेम बियर्स लीव्स, flowers and fruit. Leaf usually has a petiole lamina. The pattern of veins and leaves is called venation. It can be reticulate or parallel. Leaves give out water vapor through the process of transpiration. Green leaves makes the food by process of photosynthesis using carbon dioxide and water in presence of sunlight. हिंदी में हम बात करें तो सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाक झाड़ी के रूप वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प और फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा सामान्यतर हो सकता है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प को वायु से निकासित करती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु और जल से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती हैं। एंड रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। दे आल्सो एंकर द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, टैप रूट एंड फाइबरस रूट। प्लांट हैविंग लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन have tape roots, while plants having leaf with parallel vegetation have fibrous root. अभी हमने पता कर लिया यहाँ पर जो टेप रूट रहती हैं उनमें पैरेलल जो रेटिकुलर रहती हैं उनमें टेप रूट पाई जाती है, और जो पैरेलल रहती हैं उसमें फाइब्रस पाई जाती हैं। The stem conducts water from roots to the leaves and food from leaves to the other part of the plant. The plant of the flower are sepals. The part of the plants are sepals, petals and stamen and pistil. ये सभी प्लांट्स के पार्ट हैं। हिंदी में बात करें तो हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। जड़ें मिट्टी से जल खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं और पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़, रेशेदार जड़। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधों को जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों को जड़ें रेशेदार होती हैं। ये यहाँ पर डिफरेंस आपने देख सकते हैं। जिनका जाली रूप में रहता है वो होते हैं मूसला जड़ें, और जिनका समांतर सिरा रहता है वो होते हैं रेशेदार जड़ें। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल, पत्तियों से भोजन और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है तना जो है। और पुष्प के विभिन्न भाग हैं, बाह्यदल, पंखुड़ी और पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ये सब हम आगे इसमें पढ़ लिया है। और यदि आपको कुछ डाउट है तो आप चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें आप बता सकते हैं, तो आपकी जो भी समस्या है उसका हल आप तक पहुंचाया जाएगा। और हमने जाना है पौधों के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में क्या रहते हैं और उसके अंदर भी क्या क्या पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में जाना है, हर्ब्स रहते हैं, श्रब रहते हैं, लीव, उसके पार्ट्स, स्टेम, उसके अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। स्टेम का काम क्या रहता है, लीफ का काम क्या रहता है, फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं। और भी हमने जाना कि लीफ का काम जो रहता है वो खाना बनाने का काम रहता है, जो स्टोर रहता है अलग अलग पार्ट में। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में जानी है। सो हमारा लेसन यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आपको यदि कुछ क्वेश्चन है या कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना और लाइक बटन ज़रूर दबा देना। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करें और प्रयास करते रहें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तब तक के लिए बाय बाय।